नाज़रीन, मुल्क में कोरोना का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। खासकर दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े, लेकिन अब वहां हालात कदरे बेहतर हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वबा की ताजा सूरत हाल और केजरीवाल सरकार की कारकर्दगी पर हम आज खास मुलाकात में बात करेंगे। मेरे साथ खास मुलाकात में आज केजरीवाल टीम की बहुत अहम शख्सियत राघव चड्ढा जी मौजूद हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी रुकने असेंबली हैं और पार्टी के कौमी तर्जुमान भी हैं। वो जितने दिखने में स्मार्ट हैं, उतने ही अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने में माहिर भी हैं। राघव चड्ढा जी, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राघव चड्ढा जी, वक्त हमारे पास बहुत कम है, हम सीधे सीधे शुरुआत करेंगे और कोरोना से शुरुआत करेंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की टीम, आम आदमी पार्टी की सरकार कोरोना से जंग लड़ रही है, इस जंग को किस तरह से आप देखते हैं? आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिल्ली मॉडल की बात हो रही है, चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों के साथ मिलकर बीते कुछ महीनों में कोरोना से जंग लड़ी है, वास्तव में ये दिखाता है कि एक मॉडल है जिसे दिल्ली मॉडल के नाम से आज चर्चित भी किया जा रहा है, जिसकी प्रशंसा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया कर रही है। उस मॉडल के हिसाब से यदि चलें तो इस महामारी से बचा जा सकता है। और मैं मोटे मोटे तौर पे 3-4 बिंदु जो इस मॉडल के हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि अप्रैल के महीने में और मैं कहूं जून के पहले हफ्ते में जी स्थिति थोड़ी खराब होनी शुरू हुई। जून का दूसरा हफ्ता जैसे ही आया तो स्थिति बेहद नाजुक हो गई। जगह जगह आपने देखा कि बेड्स की शॉर्टेज लोगों को लगने लगी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ऐसा लगा कि कहीं स्थिति हाथ से बाहर ना हो जाए, राजधानी में अगर ये हालत है तो देश भर में क्या हालत होगी। इस प्रकार के कई सवाल लोगों के जहन में उत्पन्न हुए, लोगों ने खड़े करे। लेकिन वो एक समय था जो एक नेता की मैं कहूं काबिलियत को दर्शाता है। उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने हार नहीं मानी। उस समय अरविंद केजरीवाल जी का जो मैं कहूं हौसला है वो और बुलंद हुआ और उन्होंने एक नई रचना रची, उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई, जिस स्ट्रेटेजी के तहत ऑक्सीमीटर हो, होम आइसोलेशन हो, लोगों के घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना हो, बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, होटल या बैंक्वेट हॉल को अस्पतालों के साथ जोड़ना हो, प्लाज्मा थेरेपी जैसे नए नए इलाज इत्याद करने हो, या फिर दिल्ली भर में सीरोलॉजिकल सर्वे कराकर जगह जगह यह पता लगाना कि यह बीमारी कितनी और कहां और किस वर्ग में फैली है। ये सारे बाण उन्होंने अपने तुनीर में रखे और एक एक करके वो बाण चलाया, जिसके चलते आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोरोना से दिल्ली वालों ने मजबूत लड़ाई भी लड़ी है। और ऊपर वाले के डर से कह रहा हूं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस जंग में दिल्ली, अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल और दिल्ली वाले जीतते नजर आ रहे हैं और कोरोना महामारी हारती नजर आ रही है। बिल्कुल। राघव चड्ढा जी, जिस वक्त दिल्ली में कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, कोरोना को दिल्ली को कोरोना कैपिटल कहा जाने लगा था, उस वक्त एक सवाल उठा था, उस वक्त एक बात उठी थी कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली और सेंटर के बीच में जो ना इत्तेफाकी है, जो मतभेद है, उसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि दिल्ली में हालात बेहतर होने लगे, केजरीवाल सरकार बहुत अच्छा काम करने लगी, उसे कामयाबी मिलने लगी कोरोना पर, तो अब उसमें चर्चा ये हो रही है कि दिल्ली सरकार और सेंटर दोनों ने मिलकर इस पर एक तरह से फतेह पाई है या कोरोना को शिकस्त दे रहे हैं। तो दो चीजें इसमें अलग अलग हैं। जी देखिए, पहली चीज तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक दल से हम आम आदमी पार्टी वालों के 100 मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं, आइडियोलॉजिकल मतभेद हैं, और जिस प्रकार से हम लोग चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो बहुत ही आप देखते हैं किस प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ जो हमारे व्यूज हैं या मानसिकता है वो साफ तौर पे नजर आती है। बिल्कुल। और ये हालात ऐसे थे जो एक महामारी का था, जो पूरे विश्व में, पूरे देश में इस महामारी का प्रकोप छाया हुआ है। ये एक ऐसा समय था जहां हर वर्ग, हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी, हर राजनीतिक रंग के आदमी को साथ आकर मिलकर काम करने की आवश्यकता थी, क्योंकि ये मानवता का सवाल है। आज मैनकाइंड पर यह सवाल आकर खड़ा हो गया है, हम बचेंगे ही नहीं तो राजनीति क्या करेंगे, बचेंगे ही नहीं तो समाज सेवा क्या करेंगे। तो वो समय, उस नाजुक समय में अरविंद केजरीवाल जी ने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा था
हर व्यक्ति से मदद लेना। उन्होंने दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के लिए अपनी झोली फैलाकर एक एक व्यक्ति से जाकर मदद मांगी। उन्होंने राधा स्वामी सत्संग ब्यास में जाकर मदद मांगी, हमारे जितने प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी हैं उनसे मदद मांगी, डॉक्टर्स फॉर यू एनजीओ से मदद मांगी, निजी अस्पतालों से मदद मांगी, बैंक्वेट और होटल हॉल वालों से मदद मांगी, केंद्र सरकार से मदद मांगी, सबसे मदद मांगी। और उसका फायदा यह हुआ कि ये सब लोग इकट्ठे हो गए और ये सब रंगों को बनाकर जो हमारा भारत देश बनता है, वो सब रंगों को बनाकर हर पार्टी, हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी का आदमी साथ आ गया और सबने मिलकर लड़ाई लड़ी। और उसी के चलते मुझे लगता है आज इस लड़ाई में हम मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन सेंटर और बीजेपी खासतौर से यही कह रही कि जिस तरह से अमित शाह जी ने दिल्ली में कमान संभाली, उसके बाद हालात ज्यादा बेहतर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सेंटर भी अपनी पीठ थपथपा रहा है, जो कामयाबी मिल रही है दिल्ली वालों को। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही कहा कि ये कोई क्रेडिट की लड़ाई नहीं है कि मैंने कर दिया, उसने कर दिया। अगर क्रेडिट, सारा क्रेडिट भाजपा को चाहिए तो ले ले क्रेडिट। हम तो दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं। बहुत अच्छा। जिसको क्रेडिट लेना है वो क्रेडिट लेने में मस्त रहे, हम अपना काम करने में, समाज सेवा करने में मस्त हैं। लेकिन एक चीज जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति इस बीमारी से लड़ ले? जैसा आपने एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम लिया कि अमित शाह जी जब से आए, तो क्या कोई एक व्यक्ति इतनी बड़ी बीमारी से लड़ सकता है क्या? और यदि एक व्यक्ति इतनी बड़ी बीमारी से लड़ सकता है, वो इतनी बड़ी शख्सियत है, तो वो व्यक्ति बिहार क्यों नहीं जा रहा, जहां रोजाना लोग बिना अस्पताल पहुंचे ही जिनकी मौत हो रही है? उत्तर प्रदेश में हाल बेहाल है, गुजरात के अंदर मृत्यु दर दिन दुगनी रात चौगनी इजाफा हो रहा है उसके अंदर। तो उन राज्यों में जाकर क्यों नहीं वो व्यक्ति फिर संभालता कमान? बात ये नहीं है कि एक व्यक्ति, अगर आप इसको व्यक्ति विशेष के नजरिए से देखेंगे, बीमारी बहुत बड़ी है। मैं तो ये भी कहूंगा कि दिल्ली सरकार भी अकेले इस बीमारी से नहीं लड़ सकती। इस बीमारी में तो सबको साथ आना है, सरकारों को साथ आना है, लोगों को साथ आना है, निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र को भी साथ आना है। बिल्कुल। राघव चड्ढा जी, क्योंकि हमने देखा कि मुल्क के दूसरी जो रियासतें हैं, दूसरे जो स्टेट हैं, वहां पर जब हालात खराब हुए तो दोबारा से उन्हें लॉकडाउन लगाना पड़ा। बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यूपी, महाराष्ट्र, बहुत सी रियासतें जहां पर दोबारा से लॉकडाउन का फैसला करना पड़ा। लेकिन दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी या केजरीवाल सरकार के पास आखिर ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने इतने हालात खराब होने के बावजूद भी दोबारा लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया? देखिए, दिल्ली सरकार पढ़े लिखे ईमानदार लोगों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खूब पढ़ाई करी जीवन भर में, आईआईटी से पढ़ाई करी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस पास करी, इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे, पढ़े लिखे आदमी हैं। और उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि आप सारे समय पूरी राज्य को या पूरे देश को आप लॉकडाउन में नहीं झोंक सकते, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी और इतने लोग तो कोरोना से नहीं मर रहे जितने भुखमरी से मरने लग जाएंगे। और लॉकडाउन का जो एक उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि थोड़े समय लॉकडाउन रहे, राज्य जो तैयार नहीं है इतनी बड़ी महामारी से लड़ने के लिए, वो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था में इजाफा करें, उसको दुरुस्त करें, उसको बढ़िया करें। लॉकडाउन का केवल इतना ही मकसद था। वो मकसद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पूरा किया और भली भांति इस बात को समझा कि एक परपेचुअल लॉकडाउन, सदैव के लिए लॉकडाउन की स्थिति आप किसी भी राज्य में या किसी भी देश में नहीं रख सकते हैं। और यही फर्क है मुझे लगता है एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री में और अन्य मुख्यमंत्रियों में। बिल्कुल बिल्कुल। राघव चड्ढा जी, मैं दिल्ली दंगों की तरफ आता हूं, दिल्ली फसाद की तरफ, क्योंकि दिल्ली फसाद की हम बात करते हैं तो दिल्ली फसाद को लेकर आपका क्या मानना है? दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो इस दंगे के पीछे, इस फसाद के पीछे वो साजिश बताती है। आखिर साजिश किसकी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये मामला इस समय विचाराधीन है। हमने इस पे खूब बहस करी है, लेकिन अब ये मामला कोर्ट में चला गया और मैं कोर्ट का, कानून का जानकार हूं जैसा कि आप जानते हैं। तो मैं कोर्ट में जो मामला है, जो सबजुडिस मामले हैं, उस पर बहुत ज्यादा तीखी टिप्पणियां नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हमारी जो जंग चल रही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटमेंट को लेकर, वो तो आप देख ही रहे हैं। यहां तक कि हम पे उपराज्यपाल ये भी दबाव बना रहे हैं कि वकील भी दिल्ली सरकार के कोर्ट में पेश नहीं होंगे। किस प्रकार से वो प्रकरण चल रहा है, रोज अखबारों में छप रहा है, आप अपने न्यूज चैनल पर भी उसको लगातार दिखा रहे हैं। तो जो भी हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो ये भी खुल के कहता हूं कि जिस भी समाज के, जिस भी धर्म के लोगों ने वायलेंस किया है, दंगा फसाद किया है, बिना उनका राजनीतिक रंग देखे उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और यही हमारा पार्टी का, हमारे नेता का, हमारे सबका यही मानना है। लेकिन राघव चड्ढा जी, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पर एक इल्जाम यह भी है कि जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी
दंगा जो मुतासरीन है, फसाद जो मुतासरीन है, जिनके साथ सब कुछ हुआ, उन्हें इंसाफ जिस तरह से मिलना चाहिए था या जिस तरह से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस तरह से सरकार ने कदम नहीं उठाया। देखिए, इस प्रकार के जो लोग आरोप लगाते हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी, अपनी राजनीति चलानी है। दिल्ली के अंदर जहां तक कि कानून व्यवस्था का सवाल है, शांति अमन बना रहे उसका सवाल है, या जो आदमी कानून को अपने हाथ में लेता है उसको सजा देने का सवाल है, ये सारा दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। दिल्ली सरकार क्योंकि एक पूर्ण राज्य की सरकार नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र सीमित है, और उसके अधिकार क्षेत्र में जो जो काम आता है वो काम दंगाग्रस्त इलाके में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया। मुआवजे की बात हो, राहत पहुंचाने की बात हो, लोगों को शांत करने की बात हो, और मैं तो खुद पीस एंड हार्मनी कमेटी का अध्यक्ष होते हुए आपको बता सकता हूं कितना प्रयास हम सब ने किया जगह जगह जाकर, सड़कों पे घूम घूम कर लोगों को शांत करने का। राघव चड्ढा जी, जिस मुआवजे की, जिस कंपनसेशन की आप बात कर रहे हैं, इल्जाम ये भी है कि मुतासरीन, ऐलान जरूर सरकार की तरफ से किया गया, लेकिन वो मुतासरीन तक पहुंचा नहीं। मैं आपको सूची दे दूंगा कितने हजार लोगों को दिया गया। मैं पूरी सूची आपको अभी इस शो के बाद मुहैया करा दूंगा, औपचारिक सूची की कितने कई हजारों लोगों को मिल गया। अगर कोई एक आध व्यक्ति उस सूची में छूट गया है तो आप मुझे बताएं, मैं एक हफ्ते के भीतर उसे मुआवजे का इंतजाम करा कर देता हूं सरकार में। ये देखिए, ये आरोप है। जब आप ये दूसरी पार्टी वाले जो आरोप लगाते हैं उनसे पूछें कि भाई क्यों आरोप लगा रहे हो, क्या साक्ष्य है आपके पास, क्या तथ्य है, नाम लाओ, आंकड़े लाओ, कौन है वो लोग, पर्ची लाओ, रिसीट लाओ, तो भाग जाते हैं वो लोग। कैमरे पर आकर इस प्रकार का बयान देने बड़े आसान है। देखिए, सबसे अहम चीज होती है इंसान की नीयत, और वो नीयत साफ होनी चाहिए। वो जो नीयत है वो मैनकाइंड के साथ, वो मानवता के साथ हम सबकी जुड़ी हुई है। और हम बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि जो दिल्ली में हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था और काफी हद तक प्रायोजित था, और जो लोग भी उसके पीछे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राघव चड्ढा जी, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने बाकायदा फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है उसे भी पेश कर दिया, और उस पर अब दिल्ली कांग्रेस ने बाकायदा कमेटी बनाई है उसे देखने के लिए। देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस का मुझे लगता है दिल्ली में कोई अस्तित्व रहा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक समय पर दिल्ली में बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। 15 साल कांग्रेस की दिल्ली राज्य में सरकार रही। आज कांग्रेस दिल्ली में कम से कम हाशिए पर है। कांग्रेस की बात करना, कांग्रेस को तवज्जो देना या कांग्रेस को वोट देना, वो अपना समय और अपना वोट खराब करने जैसा है। कांग्रेस की ना आज से पहले वाले चुनाव में कोई एक सीट आई, ना लोकसभा के चुनाव में कोई सीट आई। अभी 4 महीने पहले जो चुनाव खत्म हुआ उसमें भी कोई सीट नहीं आई। तो कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है दिल्ली की राजनीति में। कांग्रेस को वही व्यक्ति वोट देगा जो अपना वोट खराब करना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के बारे में बात कर भी कोई खास फायदा ठीक है। लेकिन राघव चड्ढा जी, आम आदमी पार्टी में भी आपकी एक अहमियत है और एक जिम्मेदार लीडर भी आप हैं आम आदमी पार्टी के, और पार्टी में बहुत अहम किरदार भी आपका रहता है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है, क्या आपकी सरकार उसे कबूल करेगी जो रिपोर्ट आई है? देखिए, ये तो जो सरकार में हमारे तमाम साथी मौजूद हैं, जो मंत्रीगण हैं, वही इस पर रोशनी डाल सकते हैं। सरकार का कोई औपचारिक प्रवक्ता इस पर रोशनी डाल सकता है। मैं आज एक पार्टी प्रवक्ता के तौर पे आपके सामने पेश हुआ हूं, लेकिन कोई भी संवैधानिक कमेटी अगर कोई रिपोर्ट देती है तो जाहिर सी बात है कि सरकारें उसका संज्ञान लेती हैं। ठीक है। मैं राघव चड्ढा जी एक एक करके इश्यूज पर आ रहा हूं। मैं मौसम की बात करता हूं, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि दिल्ली में जिस तरह से बारिश हुई, और बारिश के बाद जो इंतजामात एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो किए जाते हैं, उनकी एक तरह से पोल खुल गई, और 1-1.5 घंटे की बारिश में ही दिल्ली का क्या कुछ हाल हो गया वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा। राघव चड्ढा जी, देखिए, दिल्ली के अंदर स्टॉर्म वाटर ड्रेन और रेन वाटर ड्रेन्स ज्यादातर नगर निगम के अधीन आती हैं। जो बाकी बची हुई ड्रेन्स हैं वो दिल्ली सरकार के अन्य विभाग जो हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी विभाग, जैसे कि फ्लड एंड इरिगेशन विभाग, जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड, इन सब के अधीन आती है। मिंटो ब्रिज का आपने उदाहरण लिया। मिंटो ब्रिज का बहुत ही दुखदाई दृश्य सबने दिखाया भी, अखबारों में भी प्रकाशित हुआ। वो इलाका एनडीएमसी का इलाका है। एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, एक विषय। दूसरा विषय, वहां पर रेन वाटर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की जिम्मेदारी नगर निगम की भी थी। तीसरा विषय, वहां पे पास में ही भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, जहां पे कई सालों से कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसके चलते पूरी ड्रेन ब्लॉक्ड है।
ये सब भी साक्ष्य, ये सब भी फैक्ट्स हैं जो रखने चाहिए जनता के सामने। हालांकि ये राजनैतिक टिप्पणी थी। यदि मैं प्रशासनिक टिप्पणी करूं तो हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में सीवर और नाले नालियों की सफाई जो हमारे अधीन आते हैं वो हम कराते हैं, और मुझे लगता है नगर निगम भी अपने नाले नालियों की सफाई कराता होगा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस साल क्योंकि कोरोना महामारी का काल रहा, पूरी सरकार, तमाम अफसर, मंत्री, पूरी सरकार एक प्रकार से हर विभाग कोरोना से लड़ाई लड़ने में लगा रहा, और मार्च अप्रैल में जो साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू होना था उसमें थोड़ी ढिलाई देखी गई, इतनी मुस्तैदी से नहीं हो सका। उसी के चलते हमने इस बात को कबूला भी और कहा कि जून के महीने में जब अनलॉक हुआ तो हमने मुस्तैदी से नाले नालियों की सफाई शुरू करी, और अब मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली में कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने एक इल्जाम बीजेपी पर यह भी लगाया कि मिंटो जो रोड है, मिंटो जो ब्रिज है, वहां पर जब से बीजेपी का ऑफिस बना उसके बाद से हालात ज्यादा खराब हुए हैं, और उसी की वजह से जलभराव भी हुआ, जिसकी वजह से इतना अफसोसनाक वाकया हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस वहीं पास में ही बन रहा है, और वो जो ड्रेन है, जो नाली है, वो उस दफ्तर के नीचे से गुजरती है होते हुए, और उस नाली में ब्लॉकेज थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और उन्हीं के कंस्ट्रक्शन की वजह से ब्लॉकेज थी। ये बात तो फैक्ट है, कई अखबारों ने भी छापा है इसको। लेकिन मैं कह रहा हूं राजनीति में ना भी जाएं तो सबको इस समय अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। क्या नगर निगम, जहां पे भाजपा की कई दशकों से सरकार है, क्या वो भाग सकता है अपनी जिम्मेदारी से? क्या अरविंद केजरीवाल को भली बुरी बातें कहकर उनके नाले नालियां जो है वो अपने आप साफ हो जाएंगे? ये सारे सवाल हैं जो नगर निगम को जिसका जवाब देना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और राघव चड्ढा जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच आखिर ये टकराव कब तक चलता रहेगा? क्या ये दोनों बॉडीज मिलकर काम नहीं कर सकते हैं लोगों की भलाई के लिए, इंसानियत के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम से ज्यादा भ्रष्ट संस्था इस देश में नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करे हैं। एमसीडी का मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं है। एमसीडी का मतलब है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, और उससे ज्यादा भ्रष्टाचार मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी विभाग ने देखा है। जब तक वहां पर कोई ईमानदार सरकार नहीं आएगी, जब तक कोई ईमानदार शख्सियत नगर निगम को नहीं संभालेगी, तब तक मुझे लगता है हाल बेहाल ही रहेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में नगर निगम में आप बदलाव देखेंगे। नहीं, क्योंकि मौसम के खासतौर से हम बात करते हैं राघव चड्ढा जी, आप देखिए कि थोड़ी सी बारिश हुई, 1 घंटे 2 घंटे की बारिश, और उसके बाद पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो 50 जगह ऐसी थी दिल्ली में जहां पर जल भराव हो गया, पानी भर गया। तो कहीं ना कहीं पोल तो एक खुली, जो तैयारियों की जो बात की जाती थी, या फिर यह कह लीजिए कि पहले से तैयारी हुई नहीं, इंतजार किया जा रहा था कि बारिश हो, हालात खराब हो, उसके बाद कदम उठाया जाए। देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि अप्रैल और मार्च के महीने में हर साल हम नाले नालियों की बहुत बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे डीसिल्टिंग और साफ सफाई कराते थे। उसी के चलते यदि आप बीते 3 सालों का, मैं 4 या 5 साल नहीं कह रहा हूं, बीते 3 सालों का ये बारिश के मौसम के हाल पे थोड़ी चर्चा करें, जो ग्राउंड पे रिपोर्टर हैं वो भी आपको यही बताएंगे कि बीते 3 सालों में स्थिति बहुत अच्छी रही, बहुत बेहतर रही, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने शेड्यूल बनाकर हर विभाग को दे दिया कि आपको मार्च के महीने में इन तारीख को करना है, आपने अप्रैल के महीने में इन तारीख को करना, और सबकी जिम्मेदारी बांट दी। लेकिन इस साल क्योंकि सारे विभाग, सारे अफसर, सारी सरकार इस महामारी से लड़ रही थी, तो कुछ देरी और कुछ मुस्तैदी में कमी नजर आई, जिसको कबूला केजरीवाल साहब ने खुद सामने आकर कबूला उस बात को। उसी के चलते कहीं छोटी बहुत आपको चूक नजर आई है, जो मुझे लगता है हमने उस समस्या को समझा है, उसको कबूला है, और उसका आप समाधान दे रहे हैं। ठीक है राघव चड्ढा जी, मुसलमानों का एक बहुत अहम त्योहार आ रहा है, ईद उल अजहा, बकरीद जिसे हम कहते हैं। कई रियासतों ने अपनी गाइडलाइन जारी की है, कई स्टेट ने, कहीं पर नमाज पर पाबंदी लगाई गई, कहीं पर कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन जारी की गई। दिल्ली सरकार का क्या कुछ प्लान है ईद उल अजहा की नमाज को लेकर और कुर्बानी को लेकर? जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को आने वाले ईद के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईद मुबारक कहूंगा। दिल्ली सरकार उस पर क्या फैसला लेगी, गाइडलाइंस जारी होंगी दिल्ली सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, आईसीएमआर जारी करेगा, ये तो मुझे लगता है आने वाला समय ही बताएगा। मुझे निजी तौर पर इसकी जानकारी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, मैं तो एक साधारण सा पार्टी का एक छोटा सा विधायक हूं, एक सिपाही हूं। ये तो सरकार और सरकार में बैठे मंत्री तय करेंगे कि हालात को देखते हुए, इस बीमारी को देखते हुए, इस महामारी की एक्सटेंट को समझते हुए क्या उचित कदम उठाने चाहिए। लेकिन राघव चड्ढा जी, जाहिर सी बात है, ईद उल अजहा की कुर्बानी की जब हम बात करते हैं तो इसमें बकरों की कुर्बानी होती है, जानवरों की कुर्बानी होती है।
जामा मस्जिद का जो सबसे बड़ी बकरा मंडी लगती थी, अभी तक वो मंडी नहीं लगी है, तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो होंगी मुसलमानों को। और अगर गाइडलाइन जल्दी नहीं आती, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ता बचा है, अगर सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जल्दी नहीं आती है आने वाले 2-4 दिनों में, तो परेशानियां तो होंगी मुसलमानों को। देखिए, मुझे लगता है कि हर मजहब के लोगों को कोरोना महामारी के दौरान इस प्रकार के पाबंदियों का सामना करना पड़ा है। चाहे हिंदुओं का त्योहार हो, सिख भाई बहनों का त्योहार हो, ईसाइयों का त्योहार हो, मुसलमान भाई बहनों का त्योहार हो, हर धर्म को, हर जात को इसका सामना करना पड़ा है और ये किसी से छूटा नहीं है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि जब हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा था, तब आपको मैं बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगने से एक हफ्ता पहले मक्का मदीना में लॉकडाउन लग गया था। काबा के आसपास और मक्का मदीना जैसे जो हमारे मुसलमान भाई बहनों का सबसे बड़ा स्थान है, उसमें भी लॉकडाउन की पूरी पाबंदियां लगाई गई थी। तो ये तो ऐसी चीजें हैं, देखिए ये किसी के हाथ में नहीं है महामारी। तो महामारी कितनी फैल रही है, कितना उस पर कंट्रोल किया जा रहा है, क्या करने से ये और फैल सकती है, क्या ना करने से इसे रोका जा सकता है, सरकार, तमाम अधिकारी, एक्सपर्ट्स बैठ के इस पे फैसला लेंगे। ठीक है राघव चड्ढा जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, बहुत कीमती वक्त आपने हमें दिया। बिहार चुनाव करीब है, बिहार चुनाव को लेकर एक तनाजा भी है कि क्या कोरोना के दौर में बिहार चुनाव होने चाहिए या अभी इसे डिले किया जाए, और आम आदमी पार्टी का क्या कुछ मंसूबा है बिहार के चुनाव में उतरने को लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी की बिहार इकाई जो है वो लगातार बिहार में काम कर रही है, संघर्ष कर रही है कि बिहार में काबिज नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ और उनकी नीतियों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन भी हम लोग लगातार कर रहे हैं और अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करा रहे हैं। और उचित समय पे पार्टी जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा फैसला लेगी कि हमने चुनाव में कैसे शिरकत लेनी है। लेकिन चुनाव होगा कि नहीं होगा, इस बीमारी के मद्देनजर ये चुनाव कराना भी चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, उस पर मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन जल्दी अपनी राय सामने रखेगा। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो तो ये आ रही हैं कि बिहार के अंदर खास तौर पे इस महामारी का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है और लोगों की स्थिति खराब होती नजर आ रही है। रोज हम कहानी सुनते हैं, हमें कोई अखबार पे प्रकाशित खबर आती है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या आपका न्यूज चैनल दिखाता है कि किस प्रकार से बिहार में लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, लोग गाड़ी में जान दे रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है लोगों के पास। कुछ गांव में तो लोगों को इस बीमारी के टेस्टिंग फैसिलिटी भी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो बिहार में कोई हालत बहुत सामान्य, आज यहाँ दिल्ली में बैठे जो कम से कम हमें नजर आ रहा है, वो बहुत सामान्य नहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राघव चड्ढा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, खास मुलाकात में आज फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते खास मुलाकात में फिर किसी बहुत अहम शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। आदाब।